उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में गठबंधन सबसे बड़ा खेल कर रहा है। वैसे अगर बीते 10 साल और 15 साल की हम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तासीर को देखें तो यहां पर गठबंधन के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं है। प्रदेश की जनता स्पष्ट बहुमत दे रही है, लेकिन इस चुनाव में हमने बीते दिनों देखा समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से अलग अलग जातियों और भारतीय जनता पार्टी से निकले नेताओं को अपने गठबंधन में शामिल किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल तक को साथ ले लिया और उन्हें बड़ी मात्रा में सीटें भी दी, जबकि राष्ट्रीय लोकदल ने 2017 या उसके पहले के विधानसभा चुनाव में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को लेकर के ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप ढंग से सब चीज मैनेज कर रही थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी के गठबंधन को लेकर के बात हुई और उम्मीद की जा रही है कि निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ में 15 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। गठबंधन का खेल इधर रह गया और दूसरी तरफ अखिलेश यादव नया दांव चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री होगी और इसके लिए उन्होंने बाकायदा फॉर्म भरवाने की कवायद भी शुरू कर दी है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर संबित पात्रा ने तगड़ा निशाना साधा है, जो कि साफ तौर पर है कि जो उत्तर प्रदेश के जमीनी मुद्दे हैं जिनको अखिलेश यादव बतौर विपक्षी नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दरकिनार करते हुए एक बार फिर से धार्मिक आधार पर उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही है। और जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो काफी गंभीर आरोप वैसे तो समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाते हुए उन्होंने कहा है। इन्हीं तमाम चीजों के मद्देनजर आज के जनता जंक्शन शो में हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है। पार्टी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा और लगातार बोलते रहते हैं माइक पर आकर के। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कंपटीशन चल रहा है। हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा घृणा कौन उगल सकता है और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले को कौन सी पार्टी ज्यादा आश्रय देगी। इसके अलावा उन्होंने भाजपा की तरफ से सपा और कांग्रेस पर तगड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में मौलाना तौकीर रजा खान ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। मीडिया ने इन्हीं मौलाना की वीडियो को दिखाया था जिसमें वो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर कानून व्यवस्था उनकी कौम के जवानों के हाथ में आ जाए तो हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने तक की जगह नहीं मिलेगी। वो ये भी करते हैं कि ये भी चाहते हैं, मौलाना के बारे में बताते हैं कि वो हिंदुस्तान का नक्शा तक बदल देने की बात करते हैं। इसके अलावा अपनी पीठ थपथपाते हुए बताया कि कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन के खिलाफ भाजपा ने आवाज उठाई थी और आज वो जेल में है। ये वही नाहिद हसन है जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और कैराना से हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार हैं। कैराना जो कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जब 2017 में चुनाव लड़ रही थी, फिर 19 में चुनाव लड़ी, तो इस दौरान काफी बड़ा मुद्दा रहा और इसके आधार पर वोटों की पोलराइजेशन काफी ज्यादा हुई। इसके अलावा उन्होंने सपा पर आरोप लगाया कि ये दो समुदायों के बीच जहर बोते हैं, आग लगाते हैं, दो समुदायों को किस प्रकार से दंगों में झोंकना है। यही जो उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि असलम चौधरी जो विधानसभा धौलाना से है उसका वो काम कर रहा है। असलम चौधरी को भी समाजवादी पार्टी ने ही प्रमोट किया, उन्होंने आरोप लगाया। इसके अलावा सपा के प्रत्याशी मोहर्रम अली पप्पू के बारे में बताते हुए कहा कि इनको समाजवादी पार्टी द्वारा टिकट दिया गया है, जबकि ये सहारनपुर गुरुद्वारा हिंसा के मास्टरमाइंड है। गुरुद्वारा में किस प्रकार से हिंसा हुई थी ये सब हम सभी ने देखा है। कुल मिलाकर के संबित पात्रा एक बार माइक पर बैठते हैं और जितना कुछ वो बता सकते थे सब बता दिया। कुल मिलाकर लुब्बुल लवाब ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जमीनी मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, वो केवल एक पोलराइजेशन कर रहे हैं धर्म के आधार पर, जो कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जीत का सबसे बड़ा जो वजह रहा वो रहा है। और दूसरी तरफ चूंकि अखिलेश यादव सत्ता में नहीं है और सत्ता पाना चाहते हैं, उनको भी पता है धर्म के आधार पर खेलने जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनसे कहीं आगे पहले ही जा चुकी है। तो वो भाजपा के ध्रुवीकरण की काट जनता के मुद्दों को बना रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। केजरीवाल ने यह मॉडल उत्तर प्रदेश में इन्वेंट किया था और जिसको समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर लेकर के जा रही है। उन्होंने कहा कि सपा 300 यूनिट बिजली पाओ, नाम लिखाओ, छूट न जाओ अभियान चलाएगी। सपा कार्यकर्ता इस अभियान के तहत घर घर पहुंचेंगे। इस अभियान के तहत जो लोग 300 यूनिट फ्री बिजली चाहते हैं उनसे फॉर्म भरवाया जाएगा। जिनके पास बिजली का बिल है वो उसी नाम को लिखें और जो भविष्य में कनेक्शन लेना चाहते हैं वो राशन कार्ड के अनुसार अपना नाम लिखवाएं। अखिलेश यादव ने इसके लिए बाकायदा चुनाव आयोग से रथ यात्रा करने की अनुमति मांगी है, जो कि अभी प्रतिबंधित है। इसके साथ ही डोर टू डोर और ऑनलाइन अभियान चलाने की भी बात कर रहे हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जो चंद रोज पहले ये कहते हैं कि हम ऑनलाइन कैंपेनिंग करना नहीं जानते हैं, लेकिन आज जब उनको पोलराइजेशन करना है अपने वोट्स का तो उनको ऑनलाइन अभियान चलाना पूरी तरह से आता है। कुल मिलाकर के हम अगर देखें उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव धीरे धीरे अपनी रवानी पर पकड़ रहा है
तो एक तरफ चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के आधार पर खेलना चाह रही है, जो कि 2014 से लेकर के 22 तक हम पहुंचे, तो जहां भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, जितना भी जीती है, हम पश्चिम बंगाल तक को देख लें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी निराधार थी, वहां भी पोलराइजेशन करके उसने अपनी मजबूत स्थिति बनाई। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जनता के ज्वलंत मुद्दों को, जो 5 साल में एक बनता है माहौल, उसको भुनाने की कोशिश कर रही है और भाजपा को घेर रही है। इसके अलावा बात एक और युवा नेता की कर लेते हैं, जिनकी विचारधारा अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव से उनकी मैच कर रही थी, आजकल किसी से नहीं मैच कर रही है। वो दलित वोटों के उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं मायावती के बाद। बात हम आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की कर रहे हैं। उनका सपा के साथ मामला नहीं सेट हुआ, सपा ने उनको सीट्स नहीं दी, तो उन्होंने आज 33 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। चंद्रशेखर आजाद ने काफी ऊंची आवाज में कहा कि मैं एक युवा हूं और मैंने सिर्फ परेशानियों से लड़ना सीखा है। मैंने 5 साल में बहुत कुछ देखा और खोया है। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव समेत सभी नेताओं पर वो दबाव बनाना चाहते हैं, और उनको भी पता है कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत सकते हैं फिलहाल की स्थिति में। लेकिन एक चीज है जो हम बिहार में काफी ज्यादा देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर यह होता रहा है, लेकिन बीते 10-15 साल में इन छुटभैया नेताओं की उतनी राजनीति नहीं चल पा रही है। लेकिन एक बार जब अब फिर से जब समाजवादी पार्टी ने इसकी शुरुआत करी, नेता तोड़ने मोड़ने शुरू करे, उसके बाद यह चीज आ गया है कि सभी लोग 1-2% वोट रखने वाली पार्टियों की तरफ देख रहे हैं। और चंद्रशेखर भी उसी तरीके के नेता हैं जो 33 सीटों पर उत्तर प्रदेश की टोटल जो आबादी है उसमें से 0.5% या 1% वोट ले सकते हैं, लेकिन वो दूसरी पार्टियों के लिए नुकसानदायक होगा जो उन्हीं के जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो आने वाले चुनाव में सिर्फ वो इतना रास्ता तलाश रहे हैं कि कोई पार्टी उनको बाइज्जत अपने गठबंधन में शामिल कर दे और थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाए, और चंद्रशेखर यही चाहते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को 2 झटके आज लगे हैं, एक लगने वाला है, एक लग चुका है, और भारतीय जनता पार्टी लगभग उन झटकों के लिए तैयार भी है। पहली खबर करते हैं आगरा से। आगरा से पूर्व सांसद प्रभु दयाल कठेरिया ने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के पदों से इस्तीफा दे दिया है। ये 3 बार से सांसद रहे हैं और अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन नहीं मिला। यही कारण है कि उनके बेटे अरुणकांत कठेरिया ने अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, और बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से वो आगरा की इस सीट से प्रत्याशी भी होंगे। कुल मिलाकर के रोज रोज यही बात निकल करके आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी वो नेता छोड़ करके जा रहे हैं जिनको या तो टिकट नहीं मिला है, जो पूर्व विधायक हैं उनका रिपोर्ट कार्ड बना और उसके आधार पर टिकट नहीं मिला, और दूसरे ऐसे नेता हैं जिनके बाप, बेटे, बेटी, बहन, परिवार के रिश्तेदार किसी को टिकट नहीं मिला है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम आरोप लगाते हुए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक झटका जो मिलने वाला है वो है भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और भाजपा सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी की तरफ से। उनके मयंक जोशी को, उनके बेटे हैं मयंक जोशी, उनको भाजपा से विधानसभा टिकट मिलने पर संशय पैदा हो गया है। कई लोग ये कह रहे हैं कि पार्टी ने साफ कर दिया है कि एक परिवार से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक ही टिकट देगी, जिस पर रीता बहुगुणा जोशी ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के सामने यह प्रस्ताव रख दिया है कि यदि पार्टी उनके बेटे को लखनऊ से टिकट देती है तो वो सांसद के पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। रीता बहुगुणा जोशी कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा में अपने बेटे को टिकट दिलवाने के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार नजर आ रही हैं। अब इन तमाम चीजों के बाद समझ क्या आता है? हमें समझ ये आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में या कहीं के भी चुनाव में हमें स्थानीय उम्मीदवार देखना चाहिए, हमें ना कि जो राष्ट्रीय स्तर पर नेता नजर आ रहे होते हैं, जो चेहरे होते हैं। चेहरों पर चुनाव लड़ने की एक रवायत रही है, वो आपके ऊपर इंपोज किए गए चेहरे होते हैं, लेकिन आपके लिए जो जरूरी है वो अपने कैंडिडेट को देखें, और खास करके ऐसे माहौल में जब सारा कुछ केंद्रीय समिति ऐसी तय कर रही है, बड़ी बड़ी मीटिंगों में यह तय हो रहा है कि किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा, ऐसे में जनता को इस जिम्मेदारी लेने की जरूरत है कि उसका प्रतिनिधि कौन होगा। आज ही एक लिस्ट आई है जिसमें कि बताया गया है 150 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं, 170 के तकरीबन, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिन्होंने 5 साल के कार्यकाल में एक सवाल नहीं पूछा है, और 127 विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जिनको आप अपना प्रतिनिधि बना करके भेज रहे हैं वो सिर्फ सरकार बनाने के लिए एक लाठी के तौर पर काम कर रहे हैं, या आपकी आवाज बन करके विधानसभा में जाकर के आपकी बात रख रहे हैं। चुनाव आ रहा है, वोट देने से पहले इस बारे में जरूर सोचिएगा। बाकी तमाम चीजों को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की बड़ी खबर में इतना ही, बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ जो है इन शॉर्ट्स। सबसे पहला खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ। दावोस एजेंडा समिट के दौरान पीएम मोदी के भाषण में रुकावट आई है, उनका टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया है ऐसा कहा जा रहा है। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने काफी तगड़ा तंज कसा है।
राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि इतना झूठ तो टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं झेल पाया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी दावोस एजेंडा समिट में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी अपने संबोधन के दौरान अचानक बीच में रुक गए। इस क्लिप को सोशल मीडिया पर बहुत तगड़े ढंग से शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि टेलीप्रॉम्प्टर के रुक जाने के कारण पीएम मोदी आगे नहीं बोल पाए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि इतना झूठ टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं झेल पाया। और उसके साथ साथ राहुल गांधी की एक बहुत पुरानी वीडियो भी साझा की जा रही है जिसमें वो ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने मन से कुछ नहीं बोल पाते हैं, उनको टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत होती है। इसके अलावा एक खबर दिल्ली से। दिल्ली महिला आयोग ने शहर की पुलिस को नोटिस जारी किया है। क्लब हाउस चैट ऐप है एक, उस पर मुस्लिम महिलाओं पर आपत्तिजनक कमेंट करने वालों पर कार्यवाही की मांग की है। डीसीडब्ल्यू की ओर से जारी बयान में दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल से कहा गया है कि उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे जिन्होंने मुस्लिम महिलाएं हिंदू लड़कियों से ज्यादा सुंदर होती हैं विषय पर अभद्र बातचीत में हिस्सा लिया है। इसके अलावा एक खबर बिहार से। लेखक दया प्रकाश सिन्हा की ओर से सम्राट अशोक पर जो टिप्पणी की गई है उसके बाद से बिहार में सियासत तेज है। इस मसले पर बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच में बयानों का दौर जारी है, एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड ने लेखक द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को आधार बनाते हुए उनसे तमाम पुरस्कार लेने की वापसी की मांग प्रधानमंत्री मोदी से की है। जदयू नेता लल्लन सिंह ने ट्वीट किया है कि सम्राट अशोक के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति किसी सम्मान के लिए लायक नहीं है। इनके विरुद्ध मोदी सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए महामहिम राष्ट्रपति से आग्रह करता हूं कि इनके पद्मश्री और अन्य सभी पुरस्कार रद्द कर दिए जाएं, इन्हें निष्कासित किया जाए। इस पर दया प्रकाश सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कुछ दिनों पहले ही कहा था कि जब वो सम्राट अशोक पर नाटक लिख रहे थे तब उन्होंने रिसर्च किया था और इस दौरान उन्हें आश्चर्य हुआ कि अशोक और मुगल बादशाह औरंगजेब के चरित्र में बहुत समानता है। आजकल हिंदुस्तान में इतिहास को कुछ ज्यादा ही खंगालने और अलग ढंग से ट्रांसलेट करने की रवायत चल पड़ी है, जिसका नतीजा ये है। इसके अलावा एक खबर नोएडा से। नोएडा के बहुचर्चित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट ट्विन टावर मामले में अब दोनों टावरों को गिराने का काम जल्दी शुरू हो सकेगा। टावरों को गिराने के लिए नोएडा अथॉरिटी द्वारा प्रस्तावित कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को 1 सप्ताह के भीतर डिमोलिशन एजेंसी एडिफिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा है। साथ ही सुपरटेक उन घरों के खरीदारों के लिए रिफंड प्रक्रिया भी शुरू करेगा जिनके फ्लैटों को तोड़ा जाएगा। सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि घर खरीदारों से खाता विवरण मांगा गया है। मंगलवार सुबह यानी आज सुबह से पैसे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। सुप्रीम कोर्ट ने आज अभिनेत्री और मॉडल पूनम पांडे को पॉर्न वीडियो मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान करने की इजाजत दी है, जिसमें एक अन्य अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा मुख्य आरोपियों में से एक है। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बी नगरत्ना की बेंच ने पांडे की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। अदालत ने आदेश दिया है कि अपीलकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई फिलहाल नहीं की जाए। आपको बताएं, पूनम पांडे ने पॉर्न रैकेट मामले में अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया था। राहत के लिए पूनम पांडे की याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को खारिज कर दिया था, जिसके कारण यह अपील शीर्ष अदालत में की गई थी। पूनम पांडे ने कहा है कि वो इस मामले की पीड़िता नहीं बल्कि आरोपी थी। आगे कहा गया है कि कुछ अश्लील वेबसाइटों पर पूनम पांडे के सभी वीडियो 2015 में ही केंद्र सरकार द्वारा पहले ही ब्लॉक कर दिए गए हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में इस पर आप भी बता सकते हैं। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। लियो टॉल्स्टॉय का एक कथन है कि हर कोई दुनिया बदलना चाहता है लेकिन खुद को बदलने के बारे में कोई नहीं सोचता है। इसका सरल सा मतलब इतना है कि हमसे दुनिया बनती है, दुनिया से हम नहीं बनते हैं। हम खुद को सुधारना शुरू कर देंगे, दुनिया अपने आप सुधरनी शुरू हो जाएगी। हमें अपने हिस्से का योगदान करने के बारे में ख्याल करना चाहिए, दुनिया अपने आप ऐसे ही सुधरती चली जाएगी। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। जनता जंक्शन शो में इतना ही। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।